हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के सामने यह चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपका टॉपिक है कि पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। अगर पड़ता है तो कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के विकास में अधिगम का प्रमुख स्थान है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बिना अधिगम के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। हम सभी किसी भी नए कार्य को करने में अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व अधिगम की सहायता लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जो भी चीज़ हम सीखे रहते हैं और जब भी कोई हम नई चीज़ सीखने जाते हैं तो पिछले के जो हमारे अधिगम होते हैं जितना वो हमारे वर्तमान अधिगम में मदद कर सकते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, यानी सहायता लेते हैं। ये पूर्व ज्ञान हमारे सीखने को आसान बनाते हैं। जो पूर्व ज्ञान होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नए ज्ञान को सीखने में मदद करते हैं। और मदद करेंगे तो क्या होगा, नया ज्ञान सीखना हमको हमारे लिए आसान होगा। साथ ही और क्या होता है, सीखने में समय और शक्ति दोनों ही कम लगते हैं। जब नया ज्ञान सीखेंगे और उससे रिलेटेड कोई पुराना ज्ञान या पूर्व ज्ञान हमारे पास होगा तो जब उसको सीखने चलेंगे तो उसको सीखने में हमें समय और शक्ति दोनों कम लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ एक और काम होता है और वह काम ये होता है कि पूर्व ज्ञान का जो है नवीनीकरण हो जाता है, जिसको हम पुनरावृत्ति कहते हैं, जिसका हम कहें तो अभ्यास हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान हम पहले सीखे हुए हैं और उसका जो है हम प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे 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 क्या होता है, वह ज्ञान भूलने लगता है। तो इस तरह से जब हम पूर्व ज्ञान का वर्तमान ज्ञान सीखने में जब हम उपयोग करते हैं तो उस ज्ञान का नवीनीकरण हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि अधिगम का जो है वर्तमान अधिगम पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, यानी पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। हाँ, यह बात अलग है कि यह प्रभाव कैसा पड़ता है, कितना पड़ता है, यह चर्चा का विषय है जिसको हम आपको चर्चा में बता रहे हैं। तो देखिए, जो पूर्व अनुभव होता है या पूर्व ज्ञान होता है वो वर्तमान अधिगम पर दो तरह का मुख्य रूप से प्रभाव डालता है। पहला तो होता है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। कहने का मतलब है कि जब पूर्व अधिगम वर्तमान अधिगम करने में हमारी सहायता करता है तब वह प्रभाव जो है हमारा सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। और जब पूर्व अधिगम वर्तमान अधिगम करने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी दिक्कतें खड़ा करने लगता है, तो उस प्रभाव को हम नकारात्मक प्रभाव कहते हैं। देखिए, जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है ना, पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम प्रभाव, यह टॉपिक जो आपका है ना, वो कौन सा टॉपिक है जानते हैं? वह टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण में तो यही होता है ना। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? जब एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान, कुशलता और योग्यता को हम दूसरे क्षेत्र के ज्ञान, कुशलता को अर्जित करने में उसका उपयोग करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। तो ये अगर दूसरे तरह से देखें तो ये जो आपका पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर जो प्रभाव है ये आपका क्या है, तो वही है आपका अधिगम स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है ना। तो अब ये आपका टॉपिक में यह है कि अधिगम के स्थानांतरण के लिए जो है क्या क्या रणनीतियाँ बनाएं जिससे अधिक से अधिक बालक अपने पूर्व अनुभवों का स्थानांतरण जो है कर सके, यानी वह जो नया ज्ञान प्राप्त करता है उसमें उसका उपयोग कर सके। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटजी, रणनीतियों को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटजी। तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे बालक जो है अपने पूर्व ज्ञान का वर्तमान ज्ञान को सीखने में स्थानांतरण कर सकता है।
तो पहला जो आपकी रणनीति है वो है कि छात्रों को सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मोटिवेट किया जाना चाहिए, ताकि वो अपने ज्ञान का उपयोग अनेक चीज़ों को सीखने में कर सकें। देखिए, छात्र जब तक अंदर से प्रेरित नहीं होगा कुछ सीखने के लिए, तब तक उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता है, और जब तक वह सीखेगा नहीं तो अपने ज्ञान का वर्तमान ज्ञान में कोई उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए छात्रों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि छात्रों को अधिगम कराते समय जो शिक्षण विधि सबसे उत्तम हो उसके द्वारा उसको अधिगम कराया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, वह शीघ्र और आसानी से सीख सकेगा, और जितना शीघ्र और आसानी से सीखेगा उतना ही वह आसानी से वर्तमान ज्ञान को सीखने में उसका प्रयोग करेगा। तीसरा है कि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान अधिक से अधिक दिया जाए, व्यवहारिक ज्ञान अधिक से अधिक दिया जाए जिसका उसके जीवन में उपयोग हो। कहने का मतलब है कि जो छात्रों को अधिगम कराया जाए और उसका संबंध उसके व्यवहारिक ज्ञान से हो, व्यवहारिक जीवन से हो। जब व्यवहारिक जीवन से उसका संबंध होगा तो वह उसको अच्छे ढंग से समझ पाएगा और उसका उपयोग भी भविष्य में कर सकेगा। चौथा है, छात्रों को अधिगम के दौरान ऐसा अवसर देना चाहिए जिससे वह अनुभवों का सामान्यीकरण कर सकें। कहने का मतलब कि जब छात्रों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, कुछ बताया जाए, तो उस टाइम उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह उन अधिगमों से, उन लेक्चरों से कुछ सामान्य नियम बना सकें, जिन नियमों के आधार पर वह वर्तमान अधिगम को प्राप्त करने में उसे जो है मदद मिल सके। और फिर पांचवा है आपका कि छात्रों को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान दिया जाए जिसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके। देखिए, किसी भी चीज़ का जब तक जिसको पूरा ज्ञान नहीं होगा, अधूरा ज्ञान जो है वह अच्छा नहीं होता है। जब किसी विषय का पूरा ज्ञान होगा तब वह अपने ज्ञान से वह वर्तमान ज्ञान में उसका ट्रांसफ़र कर पाएगा, यानी दैनिक जीवन में उसको उपयोग कर पाएगा। छठा है कि छात्रों को शिक्षण के दौरान समान तत्वों पर बल देना चाहिए जो अन्य अधिगम में सहयोग कर सके। देखिए, जब भी उनको कुछ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, तो उनमें जो मुख्य चीज़ें होंगी जो अन्य विषयों में भी मदद कर सकती है, जिसको हम समान तत्व कहते हैं, तो उन तत्वों को उन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे उनको ये लगे कि यह ऐसे चीज़ें हैं जिनको सीखना चाहिए, क्योंकि ताकि ये अन्य विषयों में भी काम करेंगे, तो इस अभिलाषा से वो उसको अच्छे से सीख पाएंगे और वर्तमान में उसका उपयोग कर पाएंगे। सातवां है कि छात्रों से पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम में प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, हैं, जो कि अभ्यास से संभव होता है। कहने का मतलब है कि छात्रों से जो पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम में जो प्रयोग है उसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। समय समय पर ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाने चाहिए जिससे जो पहले बच्चा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, जो सीखा हुआ है, उसके द्वारा जो है नई परिस्थितियों में वह समस्या का समाधान कर पाता है कि नहीं, और यह चीज़ें जो है बार बार अभ्यास करने से होती हैं। आठवां है कि छात्रों को शिक्षण के समय एक विषय के ज्ञान या अनुभव का दूसरे विषय के ज्ञान में समन्वय करके पढ़ाना चाहिए। वही बात है कि जब छात्रों को एक विषय का ज्ञान दिया जा रहा हो तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए, उन चीज़ों पर बल देना चाहिए, उन चीज़ों को बार बार समझाया जाना चाहिए, है। इसलिए समझाया जाना चाहिए क्योंकि यह इसी विषय में काम नहीं करेंगे, वह अन्य विषयों में भी वह जो इनका उपयोग कर सकेंगे। नौवां है कि छात्रों को उनके स्मरण शक्ति का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए ताकि वे अधिगम के आसानी से उपयोग कर सकें, अधिगम स्थानांतरण का आसानी से उपयोग कर सके। कहने का मतलब कि देखिए, छात्र जो भी पूर्व ज्ञान सीखा है, अगर उस पूर्व ज्ञान का वह स्मरण नहीं कर पाएगा, माने उसको याद नहीं कर सकता है, रख सकता है, तो आप बताइए कि वह वर्तमान समय में या भविष्य में उसका उपयोग कैसे कर सकता है। तो स्पष्ट है कि छात्रों को जो है स्मरण शक्ति का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए, उसका अवसर देना चाहिए, उनसे याद कराना चाहिए, चीज़ों को सुनना चाहिए, जिससे उनका स्मरण शक्ति का विकास हो, जिससे वह पूर्व ज्ञान का वर्तमान ज्ञान में वो अच्छे ढंग से वो जो है उपयोग कर सकें। हाँ, तो अब 10वां पॉइंट है आपका कि छात्रों को क्रियात्मक अधिगम अधिक से अधिक कराया जाए जिससे चीज़ों का अस्पष्ट ज्ञान हो सके। तो कहने का मतलब ये है
कि जब छात्रों से ज़्यादा कार्य कराया जाएगा, है ना, और मतलब कहने का मतलब है कि वो कार्य करके सीखेंगे, तो वह जो सीखना होता है उनके लिए अस्थायी होता है ना। और जो कर किए रहेंगे जिस कार्य को, और करके जो अधिगम उनको प्राप्त होगा, वह जो है ज़्यादा जो है उपयुक्त होगा वर्तमान अधिगम को सीखने में। तो इस तरह से क्या करना चाहिए कि छात्रों को क्रियात्मक अधिगम अधिक से अधिक देना चाहिए, जिससे चीज़ों का स्पष्ट ज्ञान भी उनको हो सके। 11वां है कि छात्रों को कृषि प्रत्यय का ज्ञान देते समय दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि छात्रों को जो भी ज्ञान दिया जाना चाहिए वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी उनका संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन से हो, जिसका उपयोग वो समय समय पर करता हो, है ना। तो जब समय समय पर वह उपयोग करेगा उसका, तो वह अधिक से अधिक जो है अपने ज्ञान का, यानी जिसको हम कहते हैं पूर्व अधिगम का, वर्तमान अधिगम में वह ट्रांसफ़र कर पाएगा। 12वां है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। देखिए, जब तक छात्र चिंतन नहीं करेंगे, है ना, तब तक वह चीज़ों का जो है उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई पूर्व में उन्होंने अधिगम किया, फिर जब वर्तमान अधिगम का सीखने का जब समय आया, तो वह चिंतन करेंगे कि जो पूर्व में जो कौन सा ऐसा अनुभव था, कौन सा जो अधिगम था जिसको हम किए थे, जो वह अधिगम हमारे इस वर्तमान अधिगम में मदद करेगा। तब तक वह अपने ज्ञान का वो अपने अधिगम का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, यानी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि छात्रों में चिंतन शक्ति के विकास का भी पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। और 13वां है कि अधिगम को रोचक बनाया जाए, जिससे छात्र अधिक से अधिक सीख सके। देखिए, जब तक अधिगम रोचक नहीं होगा तो छात्र उसको सीखने में मन नहीं लगाएंगे, है ना, अच्छे ढंग से उसको सीखेंगे नहीं। और जब तक किसी चीज़ को व्यक्ति या बालक अच्छे ढंग से नहीं सीखता है, तब तक उस ज्ञान का या अधिगम का उपयोग आगे भविष्य में नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने देखा कि पूर्व अधिगम का वर्तमान अधिगम पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए जो है अधिगम स्थानांतरण के जो है क्या ऐसी रणनीतियाँ बनाई जाए जिससे बालक जो है अपने पूर्व ज्ञान का अधिक से अधिक स्थानांतरण कर सके, यानी नवीन परिस्थिति में उसका उपयोग कर सके। तो मैं आज अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और फिर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।